देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रितिका थपलिया। वक्त हो चला इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में मंगलवार तड़के करीब 1 दर्जन मकानों में कथित तौर पर आग लगा दिए जाने से 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये घटना सोमवार को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के कुछ घंटों के भीतर हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंसा के लिए राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों को जिम्मेदार ठहराया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त किया। घटना को लेकर पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार दोषियों को सजा देगी। दोषियों को सजा दिलाने में केंद्र सरकार मदद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। पहले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। बीरभूम कांड देश का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। देश के हर कोने में इस हत्याकांड की निंदा हो रही है। दरअसल एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद मंगलवार की सुबह बीरभूम के गांव में घरों को बाहर से बंद करके आग लगा दिया गया, जिसमें 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के बीरभूम में नृशंस हत्याकांड पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला लगातार जारी है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल के बीरभूम में जो हत्याएं हुई हैं उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। बंगाल में जिस तरह से 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। This issue does not pertain only to Bengal. This issue pertains to humanity. This issue pertains to whole of India. कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय में चिंता व्यक्त किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उस विषय को लेकर चिंतित है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ममता बनर्जी से आज बनते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के सामने आई है। दीज आर रिवेंज किलिंग्स। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। They were badly beaten and then they were locked inside the room and burnt alive. आप सोच के देखिए, ये किसी नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कम नहीं। दिस इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ कंसंट्रेशन कैंप, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। बच्चों को
छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है मारने के पश्चात। यह चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए। द Bengal files are replete with such horrendous political murders. ये जो बंगाल की फाइल है बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं। यह एकमात्र पन्ना नहीं है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पर गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। We should rename her. She is not Mamata Banerjee. She does not have an ounce of Mamata. इतना भी ममता, ये निरीह बच्चे, ये महिलाओं के प्रति ममता थी ममता बनर्जी की। जिस प्रकार से उन्हें जिंदा जलाया गया है और उसके बाद ममता बनर्जी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं, इनसेंसिटिव और असंवेदनशील। आज अगर मैं कहूं कि वो ममता बनर्जी नहीं निर्मम बनर्जी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कोई बुराई नहीं। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है। बंधुगण, विगत एक हफ्ते में, जस्ट इन द लास्ट 1 वीक, 7 दिनों में 26 पॉलिटिकल किलिंग्स हुए हैं बंगाल में। 26 लोगों को मारा गया है। वो पूरा लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं। पानीहाटी में 2, कोलकाता में 2, देगंगा में 1, हरिचंदनपुर में 1, जारगाम में 1, इच्छापुर में 1। ये बहुत बड़ी फहरिस्त है, ये लिस्ट है। मुझे दुख और कष्ट इस बात का लग रहा है कि लोगों की हत्याओं को एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी को इस पे काम करना चाहिए था, इनको प्रिवेंट करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए। दिस इश्यू डज नॉट परटेन ओनली टू बंगाल, दिस इश्यू परटेन्स टू ह्यूमैनिटी, दिस इश्यू परटेन्स टू होल ऑफ इंडिया। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता में एक गैलरी का उद्घाटन किया। उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें इस दिन अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया गया था। यह नई गैलरी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाएगी। ये गैलरी उन विभिन्न घटनाओं पर भी प्रकाश डालेगी जिनके कारण देश में 1947 में स्वतंत्रता हासिल की थी। ये गैलरी उन भारतीय क्रांतिकारियों के योगदान को भी प्रदर्शित करेगी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके सशस्त्र प्रतिरोध को भी इस गैलरी में दर्शाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ एकत्रित हुए लोगों को भी संबोधित किया। इस बार शहीद दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। देश आज आजादी के लिए योगदान देने वाले नायक नायिकाओं को नमन कर रहा है, उनके योगदान की स्मृति को ताजा कर रहा है। बाघा जतिन की वो हुंकार, आमरा मॉर्बो, जात जांगबे, या फिर खुदराम बोस का आह्वान, एक बार विदाई दे मां, एक बार विदाई दे मां, घुरे आशी, पूरा देश आज फिर याद कर रहा है। बंकिम बाबू का वंदे मातरम तो आज हम भारतवासियों का ऊर्जा मंत्र बन गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
जलकारी बाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मातंगिनी हाजरा, बीना दास, कमला दास गुप्ता, कनकलता बरुआ, ऐसी कितनी ही वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को नारी शक्ति से प्रज्वलित किया। ऐसे सभी वीरों की स्मृति में आज सुबह से ही अनेक जगहों पर प्रभात फेरियां निकाली गई हैं। स्कूल कॉलेजों में हमारे युवा साथियों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अमृत महोत्सव के इसी ऐतिहासिक कालखंड में शहीद दिवस पर विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी का लोकार्पण हुआ है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस, बहावा जतीन, बिनॉय, बादल, दिनेश, ऐसे अनेक महान सेनानियों की स्मृतियां से ये जगह पवित्र हुई है। निर्भीक सुभाष गैलरी के बाद आज विप्लवी भारत गैलरी के रूप में पश्चिम बंगाल की कोलकाता की हेरिटेज में एक खूबसूरत मोती और जुड़ गया है। साथियों, विप्लवी भारत गैलरी बीते वर्षों में पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने और संवारने की हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। यहां की आइकॉनिक गैलरीज हो, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग हो, बेल्वेडेयर हाउस हो, विक्टोरिया मेमोरियल हो या फिर मेटकाफ हाउस। निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आरोप लगाया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने कहा कि भारत का पड़ोसी अभी भी इसका दुरुपयोग कर रहा है। सीतारमण ने राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट 2022-23 पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरा। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये मूल रूप से एक भारतीय मुद्दा है, हम इसे संभाल सकते हैं, हम इसे संभाल रहे हैं और अब हम अंतर भी दिखा रहे हैं। सीतारमण ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। अबाउट आर्टिकल 370 पढ़ने के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन अ रिप्लाई टू द पार्लियामेंट November 27, 1963, what did he have to say, sir? Article 370, I'm quoting. Article 370 is part of a certain transitional provisional arrangement. It's not a permanent part of the Constitution. It is a part as long as it remains so. As a matter of fact, it has been eroded, if I may use the word, and many things have been done in the last few years which have made the relationship of Kashmir with the Union of India very close, unquote. इसको बार बार हिंदी में भी they used to say घीस घीस करके आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा। घीस घीस करके खत्म होने वाले कानून के ऊपर जब सच में उसको निकालने के लिए, जैसे माननीय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एनविसेज किया, the way in which he had mentioned घीस घीस करके हो जाएगा, उसको सच में हो जाने के लिए, हटाने के लिए जब हम कदम उठाते हैं
No, no. What is this? How could you do it? You've removed the special status for a state. 70 years that transitional arrangement remained. And when you remove it, you should have gone by what Pandit Jawaharlal Nehru had said in 1963. Supported it. The transitional phase is over. And I therefore want to quote here, sir, our Honorable Home Minister Amit Shah ji, who on August 6, 2019 said it. I quote, Jawaharlal Nehru ji also said that Article 370, I'm quoting, Jawaharlal Nehru also said that Article 370 will be worn out in due process. But Article 370 has been maintained with such an effort that it has been 70 years, but it has not worn out at all. Now you tell me, everyone accepts that this is a temporary provision. Can the word temporary last for 70 years? When will it go? How will it go? How long does this temporary provision have to remain? Unquote. This is what our Home Minister Amit Shah ji said August 6, 2019 while talking about abrogation. And therefore, it is important to understand that although from Jansang's days, our manifestos have spoken about abrogation of 370 and we've kept up that promise. Every BJP manifesto has said it. We've kept up that promise. It's a promise given to the country. And therefore, we had to do it. We've fulfilled it. Sir, also, repeatedly we've heard denial about nothing happened, no genocide, no mass migration of people, no running, no fleeing of people, no killing happened. And also various questions about who was the governor there. It was your rule. You were in alliance in Delhi. I just want to put the facts on record. The National Conference government, with the support of the Indian National Congress, was in power in J&K from November 1986 to January 18th, 1990. And Governor Jagmohan ji reached J&K after the resignation of the then Chief Minister Farooq Abdullah ji. Sorry to take the name here, but he was the Chief Minister then. 20th January 1990 is when the governor reaches Srinagar. But whatever happened in 1990, we all know, we list it out and we are all seeing it also. But what happened in 1989 when this government was still in place? November 86 onwards till 18 January 1990. I'll take just the example of 1989 when that government of National Conference and Indian National Congress alliance government was still there. At least 7 major events and 1/8, which is even more important, all happened in 89. Srimati Prabhavati, wife of Sohan Lal in Nagam Chadura, was brutally killed by terrorists, and the FIR is still lying there, 46/89 in Shahidganj. दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने के खिलाफ जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। दरअसल केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, मेरी प्रधानमंत्री से विनती है कि कल बीजेपी रहेगी या न रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, देश बचना चाहिए। केजरीवाल का ये बयान 1996 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में वाजपेयी के उस ऐतिहासिक भाषण के ऊपर था जिसमें पूर्व सीएम वाजपेयी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर एमसीडी चुनाव बिना टाले भाजपा जीत गई तो अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था।
अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके ज़रिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज़ क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज़्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा, जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही ख़त्म कर देगी इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। तो मेरा केंद्र सरकार से ही अपील है, हार जीत तो लगी रहती है। आप आज जीत रहे हो, इस राज्य में आप जीतते हो, उस राज्य में दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है, उधर कोई जीतता है। हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं, इसलिए हम चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ। क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारे साथ देखते रहिए KK न्यूज़।